कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में सिर्फ 2 ऐसे ब्राह्मण रहा करते थे जो कि लोगों के अंतिम संस्कार में सारी पूजा विधि का आयोजन किया करते थे और जितनी भी रिचुअल्स होते थे सब कुछ वही परफॉर्म करते थे। दोनों की पहले रोजी रोटी अच्छी चल जाती थी क्योंकि कुछ काम इनको मिलता, कुछ काम उनको मिलता और दोनों का घर चल जाता। लेकिन कुछ टाइम बाद अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जो 2 थे पंडित जी, उनमें से एक जिनका नाम मनोहर था, उनको कोई भी पूजा पाठ का आमंत्रण मिलना बंद हो गया और जो दूसरे पंडित जी थे उनका नाम शास्त्री था, वो सब जगह जाके वही ही पूजा पाठ करने लग गए। मनोहर जी के घर में ऐसी कंडीशन आ गई कि उनके घर में उनकी बीवी बार बार उनको ताने देती, बार बार बोलती कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो और शास्त्री सारा काम लेके जा रहे हैं, तुम कम से कम कुछ तो करो, हमें कुछ दिन के लिए अच्छा खाना, अच्छे कपड़े कुछ तो मिले। कब से हम बस यही स्ट्रगल कर रहे हैं और वो सारा पैसा गांव का वो ले जा रहे हैं, जो कुछ भी होती है रिचुअल सब कुछ वो करवा रहे हैं और हमारे घर कुछ नहीं आ रहा। बार बार वो अपने हस्बैंड को ये बोल बोल के पिंच करती रहती और मनोहर को ये सब बातें बहुत हर्ट करती, लेकिन क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं। अब कोई जबरदस्ती तो किसी को करेगा नहीं कि अपने घर जाए बुलाएगी। मनोहर को ये सब बातें बहुत हर्ट करती लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। कुछ दिन बीत गए और गाँव में मनोहर से सभी बात करते, उनसे हालचाल पूछते, बड़ा पंडित जी ये वो बोल के बात करते, लेकिन कोई भी उनको अपने घर में किसी भी काम काज के लिए जो ऐसा होता है ना, पूजा पाठ पिंडदान वगैरह, कोई नहीं बुलाता। अब ऐसे ही क्या हुआ, कुछ दिन बाद जो मनोहर जी थे उनका बहुत करीबी दोस्त था, बहुत ही एकदम क्लोज फ्रेंड, अगल बगल वाला वैसा टाइप का, और उसकी यहाँ किसी की डेथ हो गई। बातचीत मनोहर जी के यहाँ से बहुत अच्छी थी उसकी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मनोहर जी को ना बुला के शास्त्री को बुलाया और सारी पूजा पाठ उनसे करवाई। इस बात से मनोहर और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रहे थे और जले पे नमक लगाने के लिए शास्त्री भी आके मनोहर को बोलने लग गया कि अरे क्या बात हो गई, तुम्हारे मित्र के यहाँ तो मुझे जाना पड़ रहा है पूजा करने के लिए, तुम्हें नहीं बुलाया क्या इस बार? और ये सब बोल के चिढ़ा के एक तरीके से वो जाने लग गया। और ये बात मनोहर जी को बहुत ज्यादा हर्ट कर गई कि यार मतलब इतना करीबी जो हो उसके बाद वो भी छल कपट कर रहा है, बाकी लोग तो पता नहीं क्या ही हो गया। और इनके घर में ऐसी कंडीशन थी कि बस अब कुछ खाने को कुछ दिन का अनाज बचाओ उस टाइप का, क्योंकि पहले के पंडित जो हुआ करते थे तो उनका सारा काम ही पूजा पाठ करवाना, डिफरेंट टाइप की लोगों को पढ़ाना, इन सब में ही वो लोग बस जो कमाते थे वहीं से खाते थे, वो सीन था। तो इनको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी, ना कोई दक्षिणा ना कोई दान, कुछ भी नहीं। तो इनके घर में सब कुछ खत्म सा होने लग गया। अब मनोहर को लगा कि कुछ दिन और रुका तो घर में इतना कलेश हो रहा है, सब कुछ इतना ज्यादा खराब हो रहा है और शायद कुछ नहीं बचेगा। और उसकी बीवी बोल ही रही थी कि बस कुछ दिन का अनाज और बचा है, इसके बाद हम सब भीख मांगेंगे और ये सब। उसको उस दिन बड़ा अजीब लगा और बस वो बहुत दुखी था कि क्या करे। अब उसने एक ऐसा रास्ता निकाला जो कि शायद किसी के लिए भी अच्छा नहीं था, लेकिन अब वो था तो पंडित, उसको नॉलेज थी। उसने ब्रह्म राक्षस को वश में करना शुरू किया। उसने ब्रह्म राक्षस को बुलाने की, उसको वश में करने की पूजा पाठ शुरू किए। जो भी मंत्र वंत्र हुआ, जो कुछ भी विधि विधान थे वो सब फॉलो किया। और एक टाइम ऐसा आया कि उसने ब्रह्म राक्षस को सिद्ध कर लिया। ब्रह्म राक्षस के सामने आया और वो सिद्धि जो थी उसको मनोहर अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लग गया। सबसे पहले मनोहर का शिकार बना शास्त्री, क्योंकि बहुत टाइम से मनोहर को शास्त्री के ऊपर गुस्सा आता था कि इसकी वजह से मेरा कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, ना ही मुझे घर में इज्जत मिल रही है, मेरी बीवी मुझे चिल्लाती रहती है मेरे ऊपर, ना पैसे रुपए, मतलब बहुत टाइम से फ्रस्ट्रेशन था। और उसने उस ब्रह्म राक्षस को ऑर्डर दिया कि वो शास्त्री को मार दे। शास्त्री को ब्रह्म राक्षस ने बहुत बुरी तरह से मार दिया जब वो कहीं से पूजा पाठ करवा के अपने घर वापस लौट रहा था उस टाइम। अब सुबह हुई, शास्त्री की लाश जिस हालत में लोगों को मिली, लोग बहुत अजीब सा सोच रहे थे कि इतनी बुरी तरह से कौन मार सकता है, कोई चोर डकैत नहीं था, कुछ नहीं था, किसने मारा होगा। और बड़ी मतलब लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे। और उसका अंतिम संस्कार करने कौन पहुंचा? मनोहर। तो मनोहर गया, मनोहर से लोग ऐसे डिस्कशन करने लगे, पंडित जी यहाँ पे कोई कैसे इतनी बुरी तरह से मार सकता है किसी इंसान को, और ये कैसे हुआ होगा समझ नहीं आ रहा, और लगता नहीं है कोई इंसान का काम है। और ये सब बोल के लोग डिस्कशन कर रहे थे। मनोहर मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि उसको तो मालूम था किसने किया है, तो वो कुछ नहीं बोला। खैर अपना पूजा पाठ उसने कंटिन्यू की और अपने घर वापस आया। अब जब मनोहर ने शास्त्री जी को मरवा दिया, उसके बाद गांव में मरने मारने का सिलसिला चालू हुआ। मतलब गांव में लोग ऐसे ही मर रहे थे, कुछ टाइम बाद लोग मरे जा रहे थे, कुछ टाइम बाद कुछ और हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। मतलब ऐसा था कि गांव में किसी न किसी का मरना फिक्स था। एक हफ्ते में एक बार या 2-3 दिन में एक बार कोई ना कोई मर ही जाता था। बहुत बुरा हाल था।
अब गांव में ये सब चीजें देख के और इतना बुरी तरीके से कोई किसी को मार रहा है, ये देख के गांव के लोगों ने एक बहुत ही सिद्ध बाबा को बुलाया, जो कि मतलब किसी को देख के बता देते कि क्या किसके साथ क्या गलत चल रहा है वो चीज। तो वैसे ही वो बाबा जी पूरे गांव में घूमे और घूमते घूमते मनोहर के घर पे आए। मनोहर के घर पे आए तो मनोहर के पास एक लोटा था जिसको वो हमेशा अपने घर वालों से छुपा के रखता था, और जब भी मनोहर कहीं जाता वो लोटा अपने साथ लेके जाता। और कई बार मनोहर की बेटी ने वो लोटा छूने की कोशिश की तो मनोहर ने इसको डांट के भगा दिया। मतलब कुछ ना कुछ उस लोटे के साथ में था गड़बड़। तो जैसे ही वो बाबा जी मनोहर के घर पे आए, जो मनोहर की बेटी थी छोटी वाली, वो पानी वानी लेके आके बाबा जी को देने लगी। और जैसे ही बाबा जी ने घर पे चारों तरफ नजर घुमाई, उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और मनोहर के लोटे पे जैसे ही उनकी निगाह गई, उनको सब कुछ दिखने लग गया कि मनोहर ने क्या किया। और उनको ये दिन तक दिख गया कि मनोहर ने ब्रह्म राक्षस को सिद्ध किया है, और उसके बाद से ये ब्रह्म राक्षस है जो लोगों को इस तरीके से मार रहा है। और ये देखते ही बाबा की नजर में मनोहर एकदम गिल्टी बन गया कि इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर इसने ऐसा ना किया होता तो गाँव में ऐसी मुसीबत नहीं आती। और यही सब सामने ना बोल के बस बाबा इस बात को अपने मन में लेके अपने शिष्यों के साथ में वापस चले गए। और ये बात है उसी दिन के रात की, और ये काफी लेट नाइट थी। और वो जो बाबा जी थे, मतलब वो तांत्रिक जैसे औघड़ होते ना, उस टाइप के उनका गेटअप था। वो अपने शिष्यों के साथ में जंगल में बैठे हुए थे और एक आग जल रही थी। चारों तरफ ये लोग बैठ के यही बात कर रहे थे कि मनोहर ने बहुत गलत किया, गांव में उसने ब्रह्म राक्षस को आमंत्रण दिया है और अब कोई भी नहीं बचेगा, और ब्रह्म राक्षस मनोहर को भी एक दिन मार देगा। और यही सब बातें कर रहे थे, इतने मनोहर वहां पहुंच गया। और मनोहर ये पहुंच के बोलने लग गया उन बाबा जी से, उनके शिष्यों से, कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरे पास शक्ति क्या है और तुम्हें अंदाजा नहीं है, और अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो गांव में ये बात किसी को मत बताना और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तो जो बाबा जी थे वो बोलने लग गए कि तुमने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारा ही नुकसान है, उसमें वो तुम्हें लगता है तुम्हारे कंट्रोल में है ब्रह्म राक्षस, लेकिन आज नहीं तो कल वो उस लोटे से आजाद हो जाएगा और उसके बाद तुम क्या कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिस दिन भी उस लोटे में पानी की कोई सी बूंद चली गई या पानी थोड़ा सा भी गिर गया उस लोटे में, उस दिन वो ब्रह्म राक्षस एकदम ही स्वतंत्र हो जाएगा और तुम में से या कोई भी उसको कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो तुम्हारी जान का भी दुश्मन बनेगा। तो तुम ये बात याद रखना कि तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हारा परिवार भी उसमें इन्वॉल्व है। जैसे ही बाबा ने ये सब बोला और मनोहर के ईगो पे हर्ट हुआ ना, मनोहर ने ब्रह्म राक्षस को लोटे से बाहर निकाल के बाबा जी को, उनके शिष्यों को, सबको मरवा दिया ब्रह्म राक्षस के थ्रू, और अपने घर वापस आ गए। गांव में ये बात भी आई गई हो गई और अब तो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे सुनने को मिलता गांव वालों को, और गांव वालों के लिए बस ये डर बन गया था, लेकिन कोई नई बात नहीं थी। अब इसी सब दहशत में जो मनोहर था उसको लगा कि उसको अपनी बड़ी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, और कोई लड़का उसने देख रखा था। तो मनोहर ने अपने घर पे बोला कि उसकी बड़ी बेटी की शादी वो करेगा अगले हफ्ते। तो जो छोटी बेटी थी मनोहर की, वो बोलने लग गई कि पापा इस कंडीशन में जहाँ पे लोग मर रहे हैं और पता नहीं है क्या हो रहा है, गाँव में इतना बुरा हाल है, ये करना ठीक होगा कि हम खुशियां मनाएं और बाहर वाले ऐसे दुखी हों। तो मनोहर ने बहुत डांटा उसको कि अपनी मम्मी की तरह बकवास करती रहती हो हर टाइम पे, और मुझे तुम लोगों की बातें पसंद नहीं है, जो बोल दिया बस वो मान लो। और ये सब बोल के वहां से ऐंठ के जाने लग गया। अब मनोहर घर का हेड टाइप का था तो कोई इतना उसके खिलाफ जाता भी नहीं। तो घर में ऐसे ही मंगनी की तैयारियां शुरू हो गई। अब मंगनी के दिन की बात है, जिस दिन मंगनी होने वाली थी, उस दिन मनोहर की छोटी बेटी, उसकी जो बड़ी बेटी थी जिसकी आज मंगनी थी, उसके रूम में जैसे ही गई, वो सामने का नजारा देख के बहुत तेज चिल्ला पड़ी। उसकी छोटी बेटी ने देखा कि सामने उसकी बहन की लाश पड़ी हुई है, और वो भी बहुत ही तितर बितर, मतलब एकदम शरीर किसी ने बहुत बुरी तरह से कुचल के मार दिया, मतलब ऐसा बहुत बुरा। वो देखते ही बहुत तेज चिल्ला पड़ी। जैसे ही वो चिल्लाई, मनोहर और उसकी वाइफ दोनों भागते भागते रूम में आए। उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बेटी को किसी ने बहुत बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया है। और अब मनोहर को याद आया कि अभी जस्ट एक रात पहले जब मनोहर उस लोटे को अपने पास पे रख के सो रहा था, तो छत में से कुछ पानी टपकने की वजह से वो पानी लोटे में भी चला गया था, और उस टाइम वो लोटा कुछ देर के लिए वो अपनी जगह पे नहीं था। मतलब उसको एक बारी ऐसे गायब सा हुआ, लोटा वापस अपनी जगह पे आ गया, मतलब कुछ इस टाइप का हुआ था बीच में। अब मनोहर को उस बाबा की याद आई कि उन्होंने सही बोला था कि लोटे में जैसे ही पानी पड़ेगा ब्रह्म राक्षस आजाद हो जाएगा और उसका फिर कोई भी नहीं होगा जो कंट्रोल कर ले उसे। मनोहर समझ गया कि अब एक बड़ी बेटी गई है, उसके बाद देखो क्या क्या होने वाला है।
वो भाग भाग के एक और पंडित जी के पास गया और उनको बोलने लग गया कि जो कुछ भी किया है उसने किया है, सब कुछ उसने शुरू से बता दिया कि उसके साथ जो जो हुआ था बुरा। उसको नहीं बर्दाश्त हुआ तो उसने ब्रह्म राक्षस की साधना की और उसके पास ब्रह्म राक्षस सिद्ध हुआ था, लेकिन अब वो आजाद हो चुका है। बाबा जी ने सब कुछ सुना देखा, लेकिन बाबा जी ने बोला कि भाई तुम कुछ भी हुआ हो लेकिन तुमने इतनी नीचता का काम किया है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। मनोहर कहने लगा कि प्लीज, मतलब मैं मर जाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी फैमिली को बचा लो, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। तो बाबा जी ने बोला कि जो लोग पहले मरे हैं उनकी भी कौन सी गलती थी सब में, लेकिन वो भी मरे ना तुम्हारी जो छोटे से लालच के चक्कर में। बहुत मतलब मनोहर ने गिड़गिड़ाया, बहुत कुछ बोला, पंडित जी को बड़ा समझाया, लेकिन पंडित जी ने हाथ खड़े कर दिया और बोला कि अगर कोई मार सकता है उस ब्रह्म राक्षस को तो वो सिर्फ एक ऐसा इंसान जिसका बहुत दिल साफ हो और जिसने कभी किसी का गलत ना किया हो। जैसे ही वो उसे मारेगा एक स्टील के चाकू से या कोई धातु से, वो ब्रह्म राक्षस मर जाएगा। अब भाग भाग के मनोहर घर पे आया अपने, और अपनी बेटी अपनी वाइफ को भेजने वाला था वो दूसरी जगह पे, दूसरे शहर जहाँ उसके रिलेटिव्स रहते हो। लेकिन इसी बीच में ब्रह्म राक्षस ने सबसे पहले उनकी फैमिली पे हमला किया। उसकी छोटी बेटी, उसकी वाइफ और मनोहर सबको मारने के लिए वो जो जिस रास्ते से निकल रहे थे उस रास्ते में वो खड़ा था, वेट कर रहा था। उसने मनोहर को मतलब सबसे पहले उसने मनोहर को मारा बहुत बुरी तरीके से। मनोहर चल नहीं पा रहा था, एकदम ऐसे जमीन पर रेंगने लग गया। उसकी वाइफ, उसकी छोटी बेटी, तभी मनोहर ने चाकू फेंक के अपनी छोटी बेटी को बोला कि इसको मार दो, क्योंकि मनोहर को पता था कि छोटी बेटी उसकी ऐसी है जो बहुत हमेशा, मतलब छोटी बेटी ने ऐसा किया था कि उसकी माँ सही थी तो उसकी माँ का साइड लिया, जब मनोहर सही था मनोहर का साइड लिया, कभी भी उसने पक्षपात नहीं किया और वो हमेशा जो सही होता था उसकी ही बात करती थी। तो मनोहर को पता था कि यही पक्का मार सकती है ब्रह्म राक्षस को, और वो लड़की भाग के गई और अपने पापा के कहने पे उसने ब्रह्म राक्षस को बहुत तेज से चाकू घोंप दिया उसके शरीर में, और ब्रह्म राक्षस की वहीं पे मौत हो गई। खैर, ये छोटी मोटी जो मुठभेड़ हुई थी इनकी, इसमें ये लोग बच गए, लेकिन मनोहर की जान नहीं बच पाई। और मनोहर ने जो किया दूसरों के साथ वही उसके साथ भी हुआ, और मनोहर की फैमिली में बस उसकी वाइफ और उसकी छोटी बेटी बचे थे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पहले तो यार पीयर प्रेशर में आके कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, और दूसरा कर्म हमारा पीछा करते हैं, हम जो करते हैं हमारे सामने भी वही आता है। और यार पीयर प्रेशर वाली बात सही है, जब बुरा फेज आता है ना तो हर कोई बहुत ज्ञानी बनता है, आपको मतलब ऐसा दिखाएगा ना, दुनिया ऐसा बना देती है आसपास का, मतलब सराउंडिंग्स की, वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ही सब कुछ खराब कर रहे हैं। लेकिन वो बस एक लाइफ का फेज होता है, कुछ टाइम बाद हम भी ऊपर उठते हैं और हम सब कुछ ठीक कर लेते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जब हमारी लाइफ का फेज खराब होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि चीजें टाइम लेती हैं, हमें बस अपना काम करना है और टाइम अपना काम करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब हम ऊपर आ जाएं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हमसे नीचे, जिसका बुरा फेज चल रहा है, उसकी हम एटलीस्ट हेल्प कर दें। चलो हेल्प भी ना कर पाए तो उसको मॉक ना करें जैसे दूसरे लोग करते हैं या उकसाते हैं गलत काम करने के लिए। तो आसपास में चीजें ऐसी रखनी चाहिए यार कि चलो जो लो फेज में भी हो अपनी लाइफ की, तो एटलीस्ट उस फेज को वो फेस कर सके। मतलब बुरा किसी के लिए नहीं बनाना चाहिए किसी भी टाइम को, क्योंकि कल को टाइम कट जाएगा लेकिन लोग याद रह जाते हैं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब तो तुम कर दो, देख लो